ए बी सी 3 लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड का है। तो एक सर्कुलर ट्रैक में चल रहे हैं और ये सब एक ही साथ चलते हैं। बताइए ए कंप्लीट कितनी देर में करता है, 60 सेकेंड्स में। सो ए 60 सेकेंड्स में कर रहा है, बी कितनी देर में कर रहा है, 75 सेकेंड, और सी 90 सेकेंड्स में। तो सी इन और इन 90 सेकेंड ऐसे लिखेंगे कंप्लीट, सही है। तो एक साथ अगर ये तीनों चलते हैं ए बी सी, तो ये फिर कब मिलेंगे, व्हेन दे विल मीट अगेन। तो दैट इज एलसीएम ऑफ 60, 75 एंड 90 विल गिव द डिजायर्ड आंसर। क्योंकि HCF में तो कम आ जाएगा, ये तो नहीं होगा कि चलते ही मिल जाए। HCF तो लेसर होता है ना, LCM से मिलेगा। तो 60 का मतलब 2 into 30 और 30 में भी 2 करो तो 15, 15 के लिए 3 into 5, 75 करिए, 3 into 25 तो 5 into 5, और 90 क्या है, 2 into 45 सो 3 into 15 और 3 into 5, जिसको कि 2 स्क्वायर इंटू 3 into 5 लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 into 5 स्क्वायर, और इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 into 3 स्क्वायर इंटू 5। जो एलसीएम होता है वो उनकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट होती है। तो एलसीएम ऑफ 60, 75 एंड 90 क्या हो जाएगी, 2 की मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, 2 स्क्वायर, 3 की मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, और 5 की 5 स्क्वायर। हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं सबकी, ठीक है। सो दैट इज 4 into 9 into 25, तो 25 4 जा 100, 109 is 900 सेकेंड, 900 सेकेंड है। हमें सेकेंड कट करना है, तो आप ऐसा लिख लें कि 1 minute upon 60 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, चीजें मिनट में आ जाएंगी। और एक जीरो से एक जीरो कट गया, और बोलिए इससे होगा तो 15 आ जाएगा, 6 1 is 6 और 6 5 is 30, 15 मिनट बाद। सो आफ्टर 15 मिनट दे विल मीट अगेन, एंड दिस इज द आंसर डी। सो आफ्टर विच टाइम, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और उसके अंदर एक इन सर्कल है, यानी ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब है और सर्कल इनस्क्राइब है। ऐसे ये जिसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, और ये 90 डिग्री और ये सी। अच्छा, इससे जो इसको टच कर रहा है वो भी आर ही होगा, और जो इधर टच कर रहा होगा वो भी आर होगा। ये 90 डिग्री है, और चूंकि रेडियस टू टेंजेंट 90 होता है तो ये दोनों भी 90 90 हो गए, और 3 90 होने से फिर चौथा भी 90 हो गया। और जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, ऐसा पैरेललोग्राम एक स्क्वायर होता है, तो इसलिए ये स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ए बी सी इज स्क्वायर। वास्तव में ए जिधर होता है तो इधर ए लिखा जाता है, उसके सामने वाला ए है, बी तो बी के सामने बी, और सी के सामने कैपिटल सी, ऐसे लिखा जाता है। सही, ऐसा लिखने का कन्वेंशन है। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसको भी कुछ लिख दो, पी और एम। तो ओ एम सी पी क्या है, ओ एम सी पी इज स्क्वायर। उसको आप जस्टिफाई तो कर लोगे क्यों स्क्वायर, ठीक है। क्यों स्क्वायर होता है ये, बिकॉज OP is perpendicular to BC, radius to tangent at point of contact। और ये बताइए OM क्या है,
परपेंडिकुलर टू AC, रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ऐसा होने से क्या होगा कि सभी 90 डिग्री हैं, सो एंगल ये तो 90 डिग्री हो गया, सो OMPC is parallelogram with two adjacent side. कौन सी adjacent sides? That is OP and OM are equal. OP and OM equal to R. अगर ये दोनों equal to R हो गई, so OMPC क्या हो गया? It is square हो गया। और अगर कोई एक सर्कल है और उसके इधर पर एक साइड है, एक साइड इधर है और एक ऐसे टच करके जा रहा है, ये भी R है, ये भी R है, ये कराया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, और ये पूरा A है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? A माइनस R, और ये R है तो ये पूरा B था, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? B माइनस R। तो अब ये बताइए कि टेंजेंट्स का लेंथ तो इक्वल होता है, तो ये A माइनस R है, तो ये कितना हुआ? A माइनस R, और ये B माइनस R है, तो ये भी B माइनस R, लेकिन इसे तो C कहा गया है। तो अगर ये C है तो C किसके किसके इक्वल हो गया? आप ये भी कह सकते हैं कि B, ये B लिखिए, तो BP इज इक्वल्स टू, इसे M लिखा गया है तो इसे Q ले लो, BP इज BQ, क्यों इक्वल है? BP इज इक्वल्स टू BQ, it is equals to A minus R, that is pair of tangents from external point, exterior point। इसी तरीके से अभी देखो, that is AM is equals to AQ, क्यों है? AM is equals to AQ, it is B minus R, the same is the reason। और AB क्या है? It is AQ plus BQ, तो AB तो C दिया गया है, और AQ की वैल्यू B माइनस R है, और CQ की वैल्यू, BQ की क्या वैल्यू? A माइनस R। तो ये बताइए C इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 2R, तो 2R कितना हो गया? A प्लस B माइनस C, जो कि डायमीटर भी है, तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? A प्लस B माइनस C, तो A इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो हमारे पास पॉलिनोमियल देखो कौन सा दिया है, और उसका वन जीरो नेगेटिव ऑफ द अदर बता रहा है। तो पॉलिनोमियल यानी px कितना दिया है? a that is x स्क्वायर और प्लस ax और प्लस b, तो 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दैट मीन्स अल्फा एंड माइनस अल्फा, ये तो 2 जीरो हो गए, और 2 जीरो का सम ऑफ जीरोस क्या होता है? दैट इज सम ऑफ जीरोस, इट इज माइनस, अब चूंकि ए बी ऑक्युपाइड है तो कैपिटल में लिखा जाएगा माइनस बी बाई ए, तो दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अल्फा, इट इज इक्वल टू क्या है? यहां पर जरा ध्यान दें, ए की वैल्यू 1 है, कैपिटल ए की क्या वैल्यू है? तो कैपिटल बी की क्या है और कैपिटल सी की क्या है? बी। तो अल्फा प्लस माइनस बी की वैल्यू रखो यहां से, सो माइनस ए और ए की 1 रख दिया, इससे क्या पता चलता है? 0 इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई 1। तो बताइए माइनस ए किसके इक्वल हो गया? तो ए किसके इक्वल हो गया? अगर ए 0 है तो इसका क्या मतलब हो गया? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। ये लीनियर टर्म है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये इसको लीनियर बनाती है। तो कोफिशिएंट देखो, ए ही तो 0 हुआ है,
तो किसका कोफिशिएंट 0 हो गया? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म इज 0। यहां तक बात समझ आ गई? यही कल भी कराया जाएगा, संडे को इसी का टेस्ट होगा आपका, ठीक है? इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई। अब जरा बताओ इनका प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो क्या होता है? C अपॉन ए। तो C अपॉन ए, तो यहां पर देखो ये माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, और यहां पे क्या हो गया? C की क्या वैल्यू है? B, और अपॉन 1, तो B कितना आ गया बताओ? माइनस अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म कैसी आ गई? अल्फा स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या? तो इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म इज 0। इसका आंसर देखो। तो अब हमें क्या लिखना चाहिए कि दैट इज इट हैज नो लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इसके पास कोई लीनियर टर्म बची नहीं, क्योंकि वो तो 0 हो गया। देखो A 0 हो गया कि नहीं? A 0 और B की वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर। सही? इसका आंसर लिखिए। तो द आंसर इज, अगर हम ये वैल्यू इसमें डाल दें तो ये क्या बन जाएगा? देखो, सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म is 0 and constant term, सेंटेंस पूरा करो अंकुर राज, and constant term is इधर उधर की बात ना करिए, बता काफिला लुटा कैसे? तुम इधर उधर क्वेश्चन पेपर ले रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ बता ही नहीं रहे असली चीज। हाँ बोलो, आंसर बताइए। सरल बात नहीं बता पा रहे, उसको नोट तो कर रहे हो कि नहीं? नेगेटिव। अगला सवाल देखें। सबसे कम नंबर है 16.5 नंबर आए तुम्हारे, और तुम कह रहे दिमाग खराब हो रहा है। 16.5 नंबर लाओगे तो खराब ही होगा दिमाग। जो करने लायक काम है वो कर नहीं रहे हो। चलो ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो ये इस एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है अंकुराज? x एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है? x, 0 बोलो। y इज इक्वल टू, इक्वेशन पूछा तो y, 0। हाँ बोलो। क्या प्रोडक्ट वाला समझ में नहीं आएगा। प्रोडक्ट का देखो, बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी वाई है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एक अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है, तो माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ बी वाई रखा, तो अब ये तो 1 हो गया। तो बी की वैल्यू माइनस ऑफ सम पॉजिटिव थिंग, वो क्या होता है बताओ? अल्फा किसी का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव, और उसके आगे माइनस लगाओ, सो निगेटिव ऑफ ए पॉजिटिव नंबर क्या होता है? सर नेगेटिव प्लस करो तभी पॉजिटिव आएगा। निगेटिव ऑफ, ये पॉजिटिव है कि नहीं? तो निगेटिव ऑफ ए पॉजिटिव नंबर क्या होता है? सर ये नेगेटिव है ना, माइनस अल्फा है। माइनस, चलो ठीक है, निगेटिव ऑफ अल्फा स्क्वायर। मैं निगेटिव किसी का भी कर लूं, इसका भी कर लूं, तो तुम्हें क्या लगता है? अब ये सी आया है, सी ने बी है, तो मैं ये बताओ, ये जो बी की वैल्यू होगी क्या हमेशा निगेटिव होगी कि कभी पॉजिटिव भी हो सकती है? सर नेगेटिव रहेगी। वही कहा गया, सो इट्स कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कैसे? क्योंकि निगेटिव ऑफ ए सम पॉजिटिव नंबर वो क्या होगा? बोलो, बात समझ आ गई? अब ये मुझे बताओ कि क्या x एक्सिस के हर पॉइंट पर y 0 है? दैट इज ए 1 0, ये 2 0, ये कैसा है? दैट इज माइनस 1 0, माइनस 2 0 और माइनस 3 0। तो इसलिए ये एक्सिस क्या हुई? y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हर पॉइंट पे y 0 है। और y एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे क्या होता है? 1 0, 2 0 और 3 0, और नीचे क्या होगा? माइनस 1 0
-20 और -3 -30 और बहुत आगे चले जाएं तो -4 -5 -6 और -7 भी हो जाएगा। ये -70 है। अच्छा ये बताओ ये पॉइंट क्या होगा यहाँ वाला अंकुर राज? 70 1 -7 तुम बोलते हो कि पेपर कठिन है, चीजें बता ही नहीं रहे हो, पेपर तुम्हारे लिए कठिन हो जा रहा है। आप बताइए, आप बोलो। दैट इज 1 - 7, यही बोला था, ठीक है। 1 - 7 हुआ। -7 ये कितना है बताओ? 2, -7 और इधर वाला बताओ -1, -7। इससे क्या पता चलता है? अगर मैं इससे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो कौन सा, उसकी इक्वेशन क्या होगी? बोलो। नहीं, उस लाइन की इक्वेशन बताओ। इस लाइन पे तुम क्या प्रॉपर्टी देख रही हो? इस लाइन की प्रॉपर्टी है y = -7, तो इसकी इक्वेशन भी क्या हो गई? यानी ये इस लाइन पे तुम कहीं भी रहो तो क्या y -7 है? इस लाइन पे रहो तो वो कौन सी लाइन होगी? y = 2 इस लाइन पे रहो तो कौन सी लाइन होगी? x क्योंकि कहीं भी रहोगे यहाँ x2 ही रहेगा। तुमने x एक्सिस पे इसके बाद चलना छोड़ दिया, तुम अब y पे टहल रहे, सही कि नहीं? तो इस तरीके से अब मेरे पास एक y = 0 है, y = -7। बताओ ये कहाँ मिलेंगे? अगर इसका सोल्यूशन पूछा जाए तो कोई सोल्यूशन होगा? नहीं होगा। लेकिन एक ये लाइन है जिसको अभी आपने क्या कहा, x = 0। ये कौन सी लाइन? देख लो x 0 है सब जगह। दैट इज, इसमें ये कौन सी लाइन है? क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पढ़ो। x = 0, so दैट इज, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको ठीक करो। इसको क्या लिखना चाहिए? 0 1 0 2, और क्या लिखना चाहिए? और ये क्या लिखना चाहिए? 0 - 1 0 - 2। तो इसमें क्या चीज होगी बताइए? दैट इज x = 0 की लाइन है। ये कहाँ कट कर रही है इन दोनों को? इनका जो पॉइंट होगा वही इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और वही सोल्यूशन होगा। तो ये दोनों कहाँ कट करेंगे? सही है। दैट इज x 0 हो और y -7 हो। जरा तुम खुद ही समझ लो, ax + by + c = 0 है, सही है। अब तो इसमें क्या चीजें हैं? x को 0 रखना है, y को क्या रखना है? -7। तो उससे जो सोल्यूशन है, so where they will cut each other, देखो जरा, ये x = 0 है और ये लाइन कौन सी है? ये ओरिजिन हो गया। y = -7 और इसका ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? अगर ये ओरिजिन है तो 0 पे ही चल रहा और -7, सो देयर इज यूनिक सोल्यूशन। और वो यूनिक सोल्यूशन क्या है? 0 -7, सही है। x = 2 और y = -7 का क्या सोल्यूशन होगा? अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए, x = 2, मोनिका बताओ, और y = -7, सोल्यूशन बताइए अदिति। तो दैट इज 2, -7। चीजों को समझने का प्रयास करो। एक और क्वेश्चन मोनिका आपसे पूछा जा रहा है, y = 2 और y = -7, सोल्यूशन बताइए। वंदना, करेक्ट। जैसा कि वंदना ने कहा कि इसका आंसर नो सोल्यूशन होगा। अभी ऐसा क्यों कह रही वो देखो, इन्होंने कहा कि y = 2 कहां पे चलेगा? यहाँ पे y 2 है, सब जगह हाइट कितनी है? और ये कौन सी लाइन है बोलो? y = -7। क्या ये कभी भी मिलेंगे? बताओ, क्या 2 और -7 कभी मिल सकते हैं? तो चूंकि ये कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? नो सोल्यूशन। इसका क्या आंसर हुआ? नो सोल्यूशन। इतनी बात तुमको समझ में आई? ये पैरेलल है और ये कौन सी लाइन है? ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो कट कर जाती है। कहाँ कट करेंगी? 0 -7। तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर यूनिक सोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, 1 सोल्यूशन। सो 4 का आंसर आ गया A, इट इज 1 सोल्यूशन। 5th क्वेश्चन देखिए, जो नहीं समझ में आता है वो फिर से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो पूछा गया है कि sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा कॉमन लो और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सुनील, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan theta tan थीटा। ठीक ठीक आंसर दिया बोलो। tan square theta tan स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? sir 1 upon cos square theta नहीं, tan में बताओ। वंदना sir बोलो। cos upon sin इंद्रजीत tan में बताइए। sec square theta minus tan में बताओ sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? दिव्या 1 plus tan theta 1 प्लस, यहीं से बता देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये क्या है? tan स्क्वायर थीटा। तो पहले मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा लिखा और इस sec स्क्वायर को क्या लिखा? पहले कॉमन लिया, इसको 1 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर सामने सामने दिख भी रहा है। समझ आया? तो इसको क्या लिखा? tan स्क्वायर। और इसको क्या लिखा? 1 प्लस tan। मल्टीप्लाई करो और प्लस tan टू द पावर 4 थीटा। सो विच इज द करेक्ट आंसर? चेक करो। दैट इज tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सी इज द करेक्ट आंसर। That is the two heights, two towers of H1 and H2 subtend equal angles respectively at midpoint of the line joining their feet. Two towers हैं, एक की H1 हाइट है, एक की H2 हाइट है। और बोलो मिड पॉइंट पे भी कितना एंगल सबटेंड करते हैं? ये H1 है और ये H2 है, ये 60 डिग्री है और ये कितना है? 30 डिग्री। अच्छा, क्या ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे? तो ये भी x तो ये भी x, तो tan 60 कितना हो गया? h1 by x। और tan 30 कितना हो गया? h2 by x। अच्छा, तो h1 कितना हो गया बताओ? x इंटू tan 60 और h2 कितना हो गया? x इंटू tan। सही है ये। तो h1 by h2 क्या हो गया बताइए? h1 by h2 पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है? h1 रेशो h2 पूछा। तो बताइए x tan 60 और अपॉन x tan 30। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, h1 by h2 किया तो इनको भी डिवाइड कर दिया। x से x कटा और tan 60 की वैल्यू √3 और नीचे क्या लिख दिया? 1 by √3। तो हर्षिता h1 और h2 का रेशो बताइए। बोलो 3:1 क्योंकि पलट जाएगा। तो अब √3 और ये भी √3 है और नीचे 1 रह जाएगा और h1 by h2 that is 3/1. So the correct ratio is 3:1। इसका आंसर डी है। अगला सवाल देखिए। That is इक्वेशन दी गई है। If the equation has, इस इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स। तो अब इस इक्वेशन को देखो, इसके इक्वल रूट्स दिए गए और इक्वेशन क्या है जरा वो भी देखो। इसके रूट्स इक्वल हैं। नाउ क्वेश्चन पूरा बता रहा हूं। इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, बस यही कहा गया है। तो सी की वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इफ 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ c।
वैल्यू ऑफ सी। तो अगर रूट्स इक्वल हैं, सो लेट रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा। तो बताओ अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा? माइनस बी बाई, ये कैपिटल लेटर लिखो क्योंकि सी यहाँ ऑक्युपाइड है, तो इसलिए रूट्स इक्वल है, तो 2 अल्फा की क्या वैल्यू हो जाएगी? चलो नाउ बी और ए की वैल्यू डाल दो इसमें, तो दैट इज 2 अल्फा। यहां से डालिए बी की वैल्यू 2 mc और a की यहां से डालो 1 प्लस एम स्क्वायर। सही है? अच्छा ये बताओ, ये तो सम ऑफ रूट्स का है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला होता है? सी बाई ए। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर सी की यहां से वैल्यू डालिए, कैपिटल सी लिखा है, लेकिन अब जो आंसर लिखेंगे वो स्मॉल सी होगा। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए 1 प्लस एम स्क्वायर। सही है? 2 से 2 कट गया, तो बताओ यहां से अल्फा कितना आ गया? माइनस एम सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। यही अल्फा की वैल्यू इसमें डाल दो। अल्फा कितना आया फर्स्ट इक्वेशन में? अब इसको इसमें पुट कर दो। अल्फा कितना आया है? माइनस एम सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इधर क्या आया? 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगले स्टेप में क्या आएगा? एम स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर, जबकि यहां क्या आएगा? सी स्क्वायर, नीचे स्क्वायर आ जाएगा, और यहां क्या आएगा? अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। बोलो ये तुम्हें समझ में आया कि मैंने अल्फा यहां डाला है और फिर स्क्वायर भी किया? ये भी देखो निगेटिव वर्ग का नीचे भी स्क्वायर कर दिया। एक 1 प्लस एम स्क्वायर किससे कटा? इससे कट गया। अच्छा एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, वहां क्या बचा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है? सी स्क्वायर वाली टर्म सी स्क्वायर के पास ले जाओ, और जबकि बाकी ए स्क्वायर को किधर ले जाओ? देख लो, ये चीज सी स्क्वायर के पास में इधर ले गया आयुष, ये देखो निगेटिव हो गया, और ये उधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर। ठीक, ये उधर क्या पॉजिटिव हो गया, ये इधर क्या निगेटिव हो गया। आगे का देखिए, नाउ ए स्क्वायर और इधर सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एम स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर। देख लो भाई, आपने ये नीचे लिख दिया और इसका एलसीएम ले लिया, ये दोनों कट गए, तो क्या आ गया बताइए? सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। और अगर मैं ए स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा आंसर उपलब्ध है? चेक करो, ऐसा कोई आंसर है वहां पर? ऑप्शन नंबर ए, देखो यही आंसर। सही? अब अगला देखिए, बी स्क्वायर, देखो और ये बताने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया, वो भी अच्छा तरीका है, वो भी कर लेते हैं। अगर 2 मेथड है तो 2-3 रखें अपने पास, एक ना काम करे तो दूसरा तो। चलो हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? चलिए, दैट इज फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल में लिखना। तो बी स्क्वायर क्या है? 2mc का स्क्वायर, देखो बी की वैल्यू डाल दी, और 4ac, 4a कितना है? 1 प्लस एम स्क्वायर, और c कितना है? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0। सही? बी स्क्वायर और माइनस 4ac, ऐसा करना है।
अब और देखिए, दैट इज 2m स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताओ? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और इन सबको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो 4 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये समझ में आ गई? उधर ले गए और 4 से 4 कट गया, क्या कट गया? एम स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और 1 प्लस एम स्क्वायर में अब किसका मल्टीप्लाई होगा? ए स्क्वायर। एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई और माइनस लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई, सही? इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस लगाया, फिर इसका इसमें, ठीक है? वितरण नियम। अब अगला देखिए, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इससे ये कट गया, सही? और ये उधर ले लो तो आंसर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इट इज सी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। जो मेथड पसंद हो कर लो, सब एक ही है, सही? ये छोटा दिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, कहा गया है 10 ऑब्जर्वेशंस हैं इन असेंडिंग ऑर्डर हैं, तो 10 ऑब्जर्वेशन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। 10 ऑब्जर्वेशंस में अगर तुम्हें मीडियन निकालना है तो मीडियन कैसे होता है? फॉर इवन नंबर ऑफ डेटा, अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है तो मीडियन का क्या फार्मूला है आयुषी? n/2 minus CF upon हाँ बताओ। n plus 2 n plus अदिति बताइए। L plus करेक्ट, क्या? हाँ आप बता रहे। L प्लस ब्रैकेट, बस ठीक है, L इतना minus का बस पता चल जाना, यही चाहिए था, ज्यादा नहीं हो, आपको मालूम है, बस इतना मुझे अच्छा। अब ठीक है, तो जैसा कि अदिति ने बताया कि n/2th ऑब्जर्वेशन और प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय बुक का एग्जांपल। अगर डिस्क्रीट डेटा है तो तुम उसमें क्लास इंटरवल लगाओगे, ठीक है? बदमाशी नहीं करना है, बदमाशी तो उतर है, तो समझ आएगा? डिस्क्रीट डेटा है, उसमें एल कहाँ लगा दोगे? क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट चलेगी? यहाँ डिस्क्रीट डेटा नहीं चल पाएगी ना। इतना समझ में आ गया? n की क्या वैल्यू है? 10, n इज इक्वल्स टू 10, तो वैल्यू रखो, क्या लिखेंगे बताइए? 10/2th ऑब्जर्वेशन और प्लस क्या होगा? 10/2 जो वो नहीं था 100 ऑब्जर्वेशन था, तो 100/2 27 और 28 का क्वेश्चन है बुक में, तो 27 प्लस 28/2 का किया जाता है कि नहीं? वही एग्जांपल ही है, 2th ऑब्जर्वेशन। अब जरा देखिए तो क्या हो जाएगा? दैट इज इतना ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन, ये समझ में आ गया आपको? ऑब्जर्वेशन, तो दैट कम्स एज कितना हो जाएगा? 5th ऑब्जर्वेशन और प्लस ये बोलो 5 प्लस 1 क्या हुआ? 6th ऑब्जर्वेशन बाई 2। ये तो मीडियन का मैंने फार्मूला निकाला। अब वो कह रहा है कि 5 के आगे सब में 8 जोड़ दिया, क्या कर दिया? यानी 5 ऑब्जर्वेशन को छोड़ के बाकी सब में, ये असेंडिंग ऑर्डर में, सब में 8 जोड़ दिया, तो न्यू मीडियन क्या हो जाएगा बताइए? न्यू मीडियन की वैल्यू, ये 5th ऑब्जर्वेशन है, ये 6th है, तो 5th ऑब्जर्वेशन तो वही रहा, लेकिन 6th ऑब्जर्वेशन में कितना जुड़ गया? 8 जुड़ गया, तो यहां लिखेंगे 5th ऑब्जर्वेशन और प्लस 6th ऑब्जर्वेशन और प्लस 8 और बाई 2, क्योंकि अब तो 8 बढ़ गया ना। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे बताओ? 5th ऑब्जर्वेशन ये ऐसे ही रहने देंगे और 6th ऑब्जर्वेशन भी ऐसे ही रहने देंगे, बाई 2 तो इसके साथ कर देंगे और 8/2 को अलग से लिखेंगे। तो अब ये क्या चीज है बताओ? न्यू मीडियन
और इसे क्या लिखेंगे, ओल्ड मीडियन। कौन सा है, ओल्ड मीडियन में जो वहां आया था, तो ओल्ड मीडियन और प्लस में क्या आ गया, क्या 4 आ गया। Yes, sir. सो व्हाट इज द डिफरेंस, देखो वहां लिखा है कितना बढ़ गया, Increase by बी आंसर दिया है कि नहीं। तो इसलिए न्यू मीडियन माइनस ओल्ड मीडियन कितना आया, इट इज 4। सो आंसर इज इंक्रीज बाय 4। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। सर एक बार ये फॉर्मूला कैसे हो? फॉर्मूला दो तरीके का है, एक हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, जरा चेक करो माध्यिका निकालने का क्या सूत्र है। मान लीजिए हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, तो तुम कैसे 5 ऑब्जर्वेशन लो, सबसे बेसिक चीज। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं 2, 3, 7, 9, 11, तो क्या तुम इसका मीडियन बता सकती हो, 7। क्यों, क्योंकि जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज मीडियन, ये तो तुम जानती हो ना। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन वो भी असेंडिंग में होना चाहिए, तभी ऐसा माना जाएगा, इज मीडियन। तो तुमने कैसे पता लगाया कि 7 है, तो n कितना है, इज ऑड। जब भी ऑड होगा तो मीडियन का, मोनिका क्या फार्मूला होगा, करेक्ट, दैट इज n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मोनिका ने बताया। कैसे इन्होंने बताया, दैट इज कितने हैं, n की कितनी वैल्यू है, 5, तो 5 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 6/2 ऑब्जर्वेशन, दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। लेकिन थर्ड ऑब्जर्वेशन बताओ यहाँ क्या है, 7. तो 7 इज मीडियम। लेकिन अब मैं एक डेटा बढ़ा दे रहा हूं, इसी में 13 भी लिख दे रहा हूं। तो अब 2, 3, 7, 9, 11 और 13, अब तो यहाँ 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू हो गई। तो 2 मिडिल मोस्ट तो नहीं आ सकता, 2 मीडियन तो नहीं आ सकते, 2 मिडिल हो गई। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ n इवन है, n इज इक्वल टू 6 जो कि इवन है। और इवन का मैंने क्या फार्मूला बताया, वहां पे देखो जरा, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो यहाँ क्या डालेंगे, मोनिका वैल्यू फीड करो, नीचे वाले से करना है 6/2 दैट इज 6/2 2th ऑब्जर्वेशन और प्लस, प्लस 6/2 प्लस 1। सही है, और डिवाइडेड बाय 2, तो क्या क्या आ गया बताइए, दैट कम्स एज 3 थर्ड ऑब्जर्वेशन और प्लस, जरा यहाँ देखो, 7 ये बहुत अच्छा बताती है, दैट इज 3 प्लस 1, इम्प्रेसिव है ये। सर दिख नहीं रहा और था। कोई बात नहीं, दैट इज 7th ऑब्जर्वेशन लाएंगे कहाँ से, चिंता करिए, बच्चे तो सही थे, सही है। अब आगे देखो, दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन और प्लस 4th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू प्लेस करो, 7 प्लस 9/2 तो कितना हो गया, 16/2 तो कितना हो गया, 8 इज मीडियन। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये बुक का क्वेश्चन है, ऐसे ही होगा, ऑड में ऐसे कर लेना, इवन में ऐसे कर लेना। अगला सवाल देखिए, चलिए, अच्छा अगला सवाल भी मैंने करा तो दिया था, पता नहीं कितने लोग सही कर जाएंगे। मैं तो एक ही प्रोबेबिलिटी का यही सवाल करा, एसी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। हाँ चलो, एसी का चलिए, लीप ईयर का जरा इसे देखने, वैसे पलक इसका सही आंसर क्या है बताओ, बी। चलिए तो इसको समझे, सर नीचे वाला रेफरेंस करना। ठीक है। सो जो ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, नॉन लीप ईयर में क्या होगा,
contains 365 days. तो लीप ईयर में कितना होगा? 366 डेज। ये बात समझ में आई? वैसे हम लोगों को हिंदी में तो सबको पता है, इसे लौंद वर्ष कहा जाता है। इंग्लिश में सीखने की जरूरत है। हिंदी का तो सबको मालूम है लौंद वर्ष है, इंग्लिश भी तो आनी चाहिए। 366 डेज का मतलब है कितने वीक्स और कितने डेज हुए। अच्छा करो तो 366 में 7 से डिवाइड करोगे, 7 डेज का एक वीक होता है, तो 7 5 जा 35 और 16 तो 7 2 जा 14, 2 बच गया। इसका मतलब है इट कंटेन्स 52 वीक्स, और हर वीक में तो 7 दिन होते ही हैं और प्लस 2 डेज। ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है तो 52 वीक्स तो है। और वहां क्या पूछा जरा देखो, मंडे 52 मंडे तो हर साल होंगे, क्योंकि 52 वीक्स तो होंगे। और जबकि इसमें कितने होते हैं? 52 वीक्स प्लस 1 डे। सही है। अच्छा वो 1 डे क्या हो सकता है बताओ? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और क्या हो सकता है? संडे। ये चीज, इसमें जो 2 डेज है उसके बारे में सोचो। उसकी भी बात नहीं करें, मैं अलग से बताऊंगा, वो उस पर भी क्वेश्चन आता है। अभी इस पे बात, क्योंकि लीप ईयर की बात हो रही है। 2 डेज क्या हो सकते हैं? These 2 सक्सेसिव डेज हैं भाई। जो भी आएगा, ऐसा नहीं कर सकते कि जो लास्ट के 2 दिन बचे वो मंडे, और ऐसा नहीं हो सकता कि मंडे और थर्सडे थे। मंडे होगा तो उसके बाद फिर ट्यूसडे होगा। जो 2 एक्स्ट्रा दिन है वो कुछ यही होंगे। इतनी बात समझ आई? अब जरा देखो 2 सक्सेसिव डेज क्या हो सकते हैं? मे बी मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? दैट इज ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे संडे भी हो सकता है, और संडे होगा तो। अब इसमें बताइए हाउ मेनी केसेस आर फेवरेबल टू एक्स्ट्रा मंडे? 52 तो मंडे है ही है 52 वीक्स में। फिर तो हाउ मेनी केसेस आर देयर फॉर एक्स्ट्रा मंडे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा मंडे बताओ। ऑफ एक्स्ट्रा मंडे, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू मंडे, ये फेवरेबल, बस फेवरेबल लिख दो, और टोटल नंबर ऑफ केसेस तो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 2/7। तो यही प्रोबेबिलिटी जो एक्स्ट्रा मंडे की है वही 53 मंडे बना देगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे कितना हुआ? इट इज 2/7। तो हर्षिता अगर नॉन लीप ईयर है तो मंडे 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? करेक्ट। हाँ आप ही बताओ। चलो दोनों के विचार मिलते जुलते नहीं है, इसका मतलब वो 2/7 था, वो 1/7। अच्छा उन्होंने नॉन लीप ईयर में ऊपर वाला देखा तो 1/7 बोला, और इनको नॉन लीप ईयर बोला तो इन्होंने लीप ईयर देखा। ये फर्क आ गया। चलिए तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से डिविजिबल हो जाए। जैसे 2024, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगा हमेशा। ये 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है। तो इसका मतलब है कि 2024 लीप ईयर था, अब 2028 फिर से लीप ईयर आ जाए। 26 लीप ईयर नहीं होगा, तो आपको 2 साल और वेट करना पड़ेगा। तो इन नॉन लीप ईयर, बोलो नॉन लीप ईयर में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा मंडे देखो, ये है नॉन लीप ईयर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा मंडे क्या होगी? इट इज इक्वल्स टू 1/7 होगी, क्योंकि 7 केस में एक ही मंडे फेवरेबल है। सही है। तो अगर दोनों एमसीक्यू में कोई भी आता है तो कर लेना। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि PQR इज सिमिलर टू XYZ।
तो दैट मीन्स पी क्यू आर, और एक एक्स वाई जेड है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो पी क्यू आर और एक्स वाई और जेड। ये देखिए अगर ये सिमिलर हैं, अब पी क्यू 4 है और एक्स वाई 8 है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है? आप इसे बी ले लें और इसे सी ले लें, सही है। तो पी क्यू किसको करस्पॉन्ड कर रहा है बताओ? एक्स वाई को। पी क्यू किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? एक्स वाई को, क्योंकि कौन सा किसके सिमिलर है? सही है। तो अगर ये बी है तो श्रेया फिर ये कितना होगा? पलक बताइए। हाँ 2 भी होगा, क्योंकि जब ये इसका डबल तो ये इसका डबल, कितना हो जाएगा? 2 भी। इतनी बात तुम्हें समझ में आई भाई? जब ये इसका डबल है करस्पॉन्ड कर रहा, तो ये बी है तो ये कितना हुआ, और ये सी है तो ये कितना हुआ? क्योंकि दैट इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम रेशो। ये इसका है तो ये 2c हो गया। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया भाई? डबल ट्रायंगल सब चीज डबल डबल होगी। अब देखो तो ऐसी बात हो गई। इसके लिए हमने क्या किया? इसका आंसर देखो, दैट इज जो पी क्यू है वो एक्स वाई के साथ जो उसका रेशो है वही क्यू आर का किसके साथ रेशो है? वाई जेड, और वही पी आर का इट इज द रेशो ऑफ एक्स जेड। अच्छा ये 4 दिया था और ये 8 दिया था, तो बताइए क्यू आर बाई वाई जेड, और यही क्या पी आर बाई एक्स जेड भी होगा? सही है। ये 1/2 है क्यू आर बाई वाई जेड, यानी वाई जेड कितना हो गया? चेक करो यहां से, 2 क्यू आर, और 1/2 और किसके इक्वल हो गया? पी आर बाई एक्स जेड। तो ये मुझे बताइए कि एक्स जेड किसके इक्वल हो गया? 2 पी आर। सही है। ओके, एक्स वाई 8 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इट इज पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस पी आर। सही है। कितना दिया है वहां देखो? 24 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है? तो क्यू आर प्लस पी आर कितना हो गया? बताइए। क्या 20 हो गया? 4 इधर माइनस कर लो, 4 सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया। अच्छा ये मुझे बताओ कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। एक्स वाई तो 8 है, लेकिन वाई जेड यहां से देखो कितना है, और एक्स जेड भी देखो, तो 2 क्यू आर और प्लस 2 पी आर, 8 2 कॉमन ले लो, तो बताओ क्यू आर प्लस पी आर की क्या वैल्यू है इसका? एट प्लस 2 इंटू 28 प्लस 2। ज्योत्सना आप भी बताइए। ठीक है, इन्होंने यहाँ से देख के बता दिया होगा। सही है। अब ठीक है, तो ये 8 प्लस ये कितना हुआ? 48। तो इसका कितना हो गया? फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है ये मेथड तुम्हें ना पसंद आता तो दूसरा भी मेथड है। दूसरा मेथड देखिए, इसकी पेरीमीटर क्या है? इसको BC लिखा तो इसको 2B2C लिखा, तो इसकी पेरीमीटर क्या है? इट इज 4 प्लस B प्लस C।
सही है। और दूसरे वाले, और ये खुद कितनी है बताइए, 4 प्लस बी प्लस सी, 24। तो ये बी प्लस सी कितना आ गया 20। और दूसरे वाले की क्या पेरीमीटर होगी, पेरीमीटर ऑफ एक्स वाई जेड, और ये किसका था, पी क्यू आर का। तो दैट इज 8 प्लस 2b प्लस 2c। तो क्या आप मुझे बताएंगे b प्लस सी क्या है, तो 8 प्लस 2 इंटू 20 तो कितना हो गया 48। क्या तुमने पिछले क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा है कि अर्थ है और मून है, अगर अर्थ का डायामीटर 4 टाइम्स है तो उसका रेडियस भी 4 टाइम्स होता था, सही है। मान लो आपका और आपकी फोटो का 10 टाइम्स है, तो कहीं से भी मिलाओगे वहां भी मिलाओगे तो 10 गुना ही होगा, तो कहीं से कहीं मिला के देख लो उसका 10 गुना होगा, सही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सीधी सी बात है, जो पी क्यू बाई एक्स वाई है वही पी आर वाई, देखो पी आर वाई एक्स जेड है, और वही क्यू आर और बाई वाई जेड है, और वही पेरीमीटर पी क्यू आर अपॉन पेरीमीटर एक्स वाई जेड होगा। जो इसका रेशो होगा वही पेरीमीटर का भी होगा। तो ये 4/8 है, तो हम इनको नहीं ले रहे हैं, हम इसको ही ले रहे हैं, हमारे काम का तो यही है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी है 24 और पेरीमीटर ऑफ एक्स वाई जेड। बोलो ये बात समझ आ गई। तुम्हें सीधी बात ये पता रखनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज है कि a1 by a2 is b1 by b2 is equals to c1 by c2 है, तो that is a1 plus b1 plus c1 by a2 plus b2 plus c2। ये याद रखो कंपोनेंडो डिविडेंडो का फार्मूला, सही है। अब किसी को कोई इसमें 2 कर दे 3 कर दे, बोलो ठीक है कर दो, जो करना है सब वही रहेगा। कहे दुगने में हम उतना जोड़े, हाँ जोड़ो, सब वही रहेगा, रेशो नहीं बदलेगा। समझ में आ गई चीज की नहीं? तो आप इनका रेशो और इनका रेशो देख लो तो कितना आएगा बताओ पेरीमीटर इसका 1/2 हो गया, तो 1 पे इसका मल्टीप्लाई करो, उसको आ गया नहीं 48, सीधा सीधा आ गया नहीं। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखिए बस। तो पेरीमीटर ऑफ एक्स वाई जेड इट इज 48। अगला सवाल देखें, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब a card is selected at random from a well shuffled deck of 52 cards। अच्छा, being a black colored face card, black भी हो और face card भी हो हर्षिता, 52 कार्ड्स में मैंने एक कार्ड निकाला, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो काले रंग का फेस कार्ड होगा, बोलो। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, वैसे तो 12 होते हैं, ब्लैक कलर का कितना होगा 6, सही है। तो इस तरीके से ब्लैक कलर्ड फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, so the probability of black colored face card, that is the 10th question, 11th question, 11th question देखो now, देखो zoom क्या थोड़ा कम करो, बोलो सर zoom मत करो। क्वेश्चन पूरा दिखाएंगे वो बताइए। ये देखो, ये झूम की खेती है ना, वो लोग नहीं करते थे थोड़ा और छोटा पेस्टोरलिस्ट, झूम की खेती करते। There are nomads. Now there are 12 face cards. Out of which 6 are, 6 कैसे होते हैं, black होते हैं। So probability of black face card, तो वो कितना होगा, that is number of favorable outcomes।
ये फार्मूला बिल्कुल स्टैंडर्ड है, आप कहीं भी लिखोगे गलत नहीं होगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? तो दैट इज 3/26, इसमें आंसर होगा, पहला ही आंसर ए इज करेक्ट। अगला देखिए, 2 numbers and their HCF is 4 and LCM is, देख लो 2 नंबर दिए गए हैं और उनका HCF क्या है? सो 2 नंबर कौन कौन से हैं? 3x और 5x। 3x को तुम कैसे लिखोगे? 3 into x, और 5x को 5 into x। तो HCF क्या होता है? दोनों का कॉमन फैक्टर। तो HCF यहाँ x ही तो आएगा, लेकिन HCF तो 4 दिया है, तो x की क्या वैल्यू हो गई? भाई HCF 4 दिया तो 4 लिख दिया। अब मुझे बताओ, तो 3x कितना हो गया? 3 into 4 तो 12, और 5x कितना हो गया? 20। अब इनका LCM निकालो, 12 को भी फैक्टराइज करो, तो 2 into 2 into 3, और इसको भी करो, तो 2 into 2, 2 गुनी 4, 4 पंजे 20, सही है। अब देखिए LCM निकालिए 12 and 20 का, 2, 2, और जो बच गया वो भी लिख दो, तो क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? ए इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, नाउ द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि सिंपली आप ग्राफ पेपर से भी कर सकते हैं। देख लो इसमें कितने आसानी से किया जा सकता है। ऐसे ग्राफ पेपर बनाइए, और इसमें क्या चीज दी गई है? 1 4, सोचो कहां पर होगा? 1 2 3 4, देखो ये 1 4 है, सही है। 3 4 सोचो, 1 2 3, क्या यही तो होगा? 3 4 होगा। अब मुझे बताओ 1 4 3, 1 2 सोचो, 1 2 और 3 2, तो देखने से तुमको अंकुर राज क्या लग रहा है? ये क्या होगा? स्क्वायर। आंसर नहीं, कुछ करना ही नहीं। बोलो बात समझ आ गई? उतना कैलकुलेट नहीं करना। तो दिस इज स्क्वायर, ए इज करेक्ट। बहुत सारे ग्राफ में तुरंत देखने से पता चलेंगे, अरे ये तो रेक्टेंगल है, ये तो तुरंत पता ही चल रहा है। देखो ये कितना है, तुम्हें पता चलना ना, इसका गैप 2 ही है। 1 4 और 1 2, 2 गैप है, और ये 2 है, तो ये भी 2 हुआ कि नहीं? ये भी 2, और ये कितना है बताओ? ये 2 है, ये 4 है, तो 2 ही तो हुआ। पता चल रहा ना? 1 2 3, और ये क्या लिखोगी? 1 2 3 4। तुमको ये पता चल रहा है कि ये 2 है कि नहीं? ये 2 पता चल रहा है, और ये कितना पता चल रहा है? और ये हो गया, सही है। तो दिस इज स्क्वायर, इसका आंसर ही करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिए, 2 सर्कल्स विथ सेंटर O and N टच ईच अदर। ये देखो ऐसा सवाल है कि जिसमें क्या दिया है? नाउ 2 सर्कल है, और एक का रेडियस दूसरे के रेडियस से कैसा है? बड़े वाले का क्या उसका वो ट्वाइस है? और टोटल लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी, ये भी तो बताइए। 2 चीज आपको बतानी होगी। ये तो सर्कल हो गए, और एक यहां से ये टेंजेंट, एक पे तो टेंजेंट है, ऐसा टेंजेंट है। चलो दैट इज O N, ये N है। अच्छा OX की क्या वैल्यू दी है? जरा वो भी आप देखें, और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है। चलो बहुत सारी चीजें दी हैं। OX 18 सेंटीमीटर है, OX इज 18 सेंटीमीटर, तो और रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल इज डबल,
मेरा कहने का मतलब है इससे इसको मिलाओ सेंटर से सेंटर, तो सेंटर से सेंटर अगर मिलाओगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से छूता हुआ जाएगा, यहीं जाएगा। कोई भी दो सर्कल टच करें, सेंटर सेंटर मिलाओ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रहेगा। अच्छा, इसको इससे मिला दो तो क्या ये 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि रेडियस टू टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कह रहा है कि इसका रेडियस r है तो बड़े वाले का 2r, द रेडियस पढ़ो उसमें, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O इज ट्वाइस, लिखा है कि नहीं, इट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ट्वाइस लिखा। तो मैंने इसको r लिया तो इसे क्या ले लिया, ये r, ये r क्या, अब एक ये राइट ट्रायंगल बन गया, तो दैट इज nx इज परपेंडिकुलर टू ox, और अगर परपेंडिकुलर है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ONX में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ONX, तो ये बताइए कि nx स्क्वायर और प्लस ON स्क्वायर इज OX स्क्वायर, वंदना वैल्यू प्लेस करो, r स्क्वायर plus 2r plus r का whole square, दैट इज हाउ मच, 3r square 3r का स्क्वायर, और बोलो is equals to 18. ये 18 दिया है तो 18 स्क्वायर, सो r स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर इज 324, तो 10r स्क्वायर क्या होगा, कुछ कर गलत तो लिया ही है क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, गलती तो वही गई है, हमें क्या लेना चाहिए था, समझ आया, ये हाइपोटेनियस है, तो हमें क्या लेना चाहिए बताओ, OX स्क्वायर प्लस NX स्क्वायर दैट इज ON स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई, हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के सामने वाला होता है, तो OX कितना है 18 स्क्वायर और NX कितना है जरा देखो r स्क्वायर, और वहां क्या लोगे 3r square. that is 2r plus r, so 3r का स्क्वायर, so now 324 प्लस r स्क्वायर इट इज 9r स्क्वायर, तो 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये कितना आ गया 324, तो 8r स्क्वायर कितना आ गया 324, तो r स्क्वायर कितना आ गया, 8 से डिवाइड करो, 8 से घटेगा नहीं क्या, 8 चौक 32, 324 होता है, कितना होता है 3 का स्क्वायर, सही है। हाँ? इसका आंसर क्या है, 9 ऐसे आ रहा है, कटेगा तो कुछ नहीं, 2 से काट देते हैं, 4 से काट, 4 से काट, कॉम्बाइन में रूट 2 हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 2 जा 8, 4 8 या 32, 4 1 जा 4, ये सही है, 81/2 आ गया r स्क्वायर, तो r कितना हो गया, दैट इज r इज इक्वल्स टू रूट 81/2, सो 9/√2, इट इज इक्वल्स टू r, तो इसका क्या आंसर हुआ, C इज द करेक्ट आंसर, 9/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, the area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये एक सेमी सर्कल दिया है, 15 क्वेश्चन देखिए, दिस इज एक सेमी सर्कल है, अच्छा इसमें बहुत सारे ट्रायंगल आ सकते हैं सुनील, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है और भी आ सकते हैं, ठीक है सही है, ये मुझे बताओ अगर तुम इसका एरिया निकालने चलोगे तो ये तो हो गया बेस और ये क्या हो गई हाइट, क्योंकि ये बेस और हाइट ले लें बन जाएगा, तो तुम मुझे बताओ ये हाइट तुम्हें बड़ी लग रही है, बेस तो सब में वही रहेगा, ये हाइट लग रही है कि बिल्कुल मिड पॉइंट पे ले वो सबसे बड़ी हाइट, तो वही हाईएस्ट लार्जेस्ट एरिया का हो जाएगा, क्योंकि और कहीं पे तो हाइट उतनी अच्छी मिल नहीं पाएगी, बेस तो 2r होगा, बेस 2r होगा और हाइट भी r ही होगी जैसा कि आपने कहा, तो मैं सेमी सर्कल में अगर लार्जेस्ट लेना चाहता हूं तो मुझे इसके मिड पॉइंट पे मिलाना पड़ेगा, और अगर मिड पॉइंट पे मिलाया तो क्या होगा, अगर ड्यू टू सिमेट्री ये r ही हो जाएगा, समझ में आई बात कि नहीं,
क्योंकि ये सेंटर पे जब डालोगे परपेंडिकुलर तो सेंटर पे ही गिरेगा। अच्छा ये भी आर और ये भी आर, तो बोलो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, जबकि इसका बेस 2r है, बेस 2r हो गया। तो नाउ इट इज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ इंटू 2r और इंटू r, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आया r स्क्वायर। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, दैट इज इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2, दो सर्कल हैं और उनसे मिलाकर हमने एक ऐसा सर्कल बनाया है कि जिसका एरिया उन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है, ऐसा बनाइए। नाउ सी दैट इज, अगर ये दो छोटे सर्कल हैं तो इनका जो एरिया होगा r1 और r2, इनका रेडियस है, इनका एरिया इट इज इक्विवेलेंट टू लार्ज सर्कल, ये एक लार्ज सर्कल है और उसका रेडियस r है, इनका कर दो इसके इक्वल है, दिस प्लस दिस, सो एरिया ऑफ c1 प्लस c2 इट इज c3, एरिया ऑफ c1 प्लस एरिया ऑफ c2 इट इज एरिया ऑफ c3। तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई, और दैट इज पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन ले लें तो पाई कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर है इसमें, तो विच इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, तो बी को करेक्ट लिख लें। अगला सवाल देखें, if the surface area of two spheres are in the ratio 4:9, then the ratio of their volume, कह रहा है कि अगर सरफेस एरिया का रेशो है तो वॉल्यूम का रेशो बताओ। तो दो स्फीयर लो, अब सर्कल मत लो, अब ये स्फीयर का क्वेश्चन आ गया 3D डायग्राम। तो इसमें कह रहा है कि S1 by S2 इट इज 4 पाई r1 स्क्वायर और 4 पाई r2 स्क्वायर, जो कि 4/9 है। तो इसका मतलब r1 by r2 स्क्वायर के रेशो क्या हो गया 4/9, तो r1 by r2 के स्क्वायर का रेशो क्या हो गया 4/9, तो r1 by r2 का श्रेय रेशो क्या हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट करोगी तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट करने पर, that will come as 2/3। ये तो r1 by r2 का हुआ, लेकिन v1 by v2 का क्या रेशो होगा, जबकि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब और 4/3 पाई r2 क्यूब होता है, तो ये तो कट गया और इसे लिखो r1 by r2 का होल क्यूब, जबकि r1 और r2 का क्या रेशो आया, यहां से देखो 2/3, तो यहीं पे पुट कर दो, तो 2/3 का स्क्वायर करिए तो 8/27, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, इसके पहले कि सरोज चली जाए हम एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि सरोज का जाना तो होता है, उनको तो अभी यमराज नहीं, यमराज चलो अब जरा देखें 18th क्वेश्चन देखिए, 18th क्वेश्चन देखो, if the vertices of parallelogram PQRS taken in order are 3 vertices दिए, चौथी पूछी है, देख लीजिए, ऐसे हमारे पास 4th vertices पूछी जा रही है, तो P3 - 4 Q -2 3 and R
-3 2, तो इसको ले लो xy। अब मुझे बताओ इसका मिड पॉइंट क्या होगा? O, तो PQRS मिड पॉइंट ऑफ PR निकालो, ऑफ PR। तो इसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। जब भी लगाओगे तो लिखना पड़ेगा यूजिंग मध्य बिंदु सूत्र मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब लगा दीजिए तो क्या आएगा बताइए PR का मिड पॉइंट? 3 ± 3/2 और यहाँ क्या आएगा? दैट इज -4 + 2/2। ये मैं PR का निकाल रहा हूँ, तो दैट इज 0/2 और -2/2, तो 0, -1 आ गया, विच इज ऑल्सो मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ QS। सो इसको सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हैं क्या? मिड पॉइंट कर देंगे। मिड पॉइंट ऑफ QS को क्या लिखोगे बोलो? x ± 2/2 और यहाँ क्या लिखोगे? y + 3/2। तो क्या ये मिड पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट है? तो यही लिख लो 0 1 और यहाँ क्या लिखिए? x - 2/2 और y + 3/2। कंपेयरिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, करस्पॉन्डिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट को आपस में आप कंपेयर कर लें। सो कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, तो यहां देखिए अब x - 2/2 किसके इक्वल हो गया और y + 3/2 किसके इक्वल हो गया? तो x - 2 किसके इक्वल हो गया ज्योत्सना? तो बहुत तेज हो पढ़ने में। नाउ x = 2, बोलो सही। और यहाँ देखो y + 3 किसके इक्वल होगा? 2, तो y कितना हो गया? बहुत अच्छा, आज आपने दिल खुश कर दिया। यही सब चीजें हैं, इनको हम कैसे ठीक करें? ऐसी प्रॉब्लम्स हम कैसे ठीक कर पाएंगे? सर वो -1 भी आएगा, -5 आएगा। कहाँ पे? मतलब वाले पॉजिटिव। अच्छा यहाँ गड़बड़ लिख दिया। हाँ, -1 -2 -3 -5 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तुम सही बोल रही थी लेकिन चेक करते हैं, अभी लिखना पड़ेगा। -5 बोलना चाहिए था फिर। सही बात की नहीं। अगर कोई आंसर तुम्हें याद है तभी तो सही तो दो आंसर। चलो y + 3 कितना हो गया? तो y कितना हो गया? सही है। चलो अब अगला सवाल देखें। अब सरोज के जाने का वक्त धीरे धीरे हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19। देखिए दिया गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ z दे रखा है, तो इसका भी बता देते हैं आपको। चलिए हाँ बोलो। देखिए बढ़िया है। अब देखो मच्छर दैट इज z क्या है? मच्छर मच्छर है, तो मैं अभी आज स्प्रे कर दूंगा, रखा हुआ है, करके जाएंगे, कल पे नहीं आएगा। चलो z क्या दिया बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन, वहां देखो दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ z। क्या दिया? c² इंटू a³ इंटू b। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है। अब पहला असर्शन क्या कह रहा है? क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज रेशनल। ये सही लग रही लाइन क्या? क्या कोई भी? हाँ प्लीज नीचे। ये लो, वेलकम। चलिए देखो, अच्छा बताओ स्क्वायर रूट ऑफ कंपोजिट नंबर रेशनल होगा? मैं कंपोजिट नंबर 6 ले रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट रेशनल होगा? तो असर्शन तो गलत है। तो ए क्या है?
स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज रेशनल। रेशनल तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। अच्छा ये बताओ रीजन क्या दे रहा है कि a क्यूब इंटू बी इंटू सी स्क्वायर, a क्यूब इंटू बी इंटू सी स्क्वायर इज ऑल्सो, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वल टू z। और ये किस लिए इक्वल टू z है? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक बात समझ आ गई? तो क्या सही लगता है पलक तुमको? सर असम्पशन गलत है, रीजन सही रीजन सही है, तो A इज रॉन्ग एंड R इज करेक्ट। ऑर्डर में डिफर, ये तो तुमने पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच में डिफर। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और y क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में लिखा है, चेक करो, -2 कॉस स्क्वायर थीटा +1। सही है? तो हमसे पूछी गई है इसकी वैल्यू, जरा निकालो तो x माइनस वाई की वैल्यू। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ -2 कॉस स्क्वायर थीटा +1, ऐसे लिख दिया। तो क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस अंदर ले जाओ, तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा और अंदर ले जाओ, तो 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लिया जाएगा तो क्या होगा? अच्छा इसकी वैल्यू रख दीजिए 1, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगी। ये तो सही है। अब इस पर जस्टिफिकेशन दे, चलो जस्टिफिकेशन दो। क्या चीज कही गई बताओ? असर्शन कह रहा है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज 1। अंकुराज ये सही है या गलत? एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में यही असर्शन है। ये असर्शन कह रहा है कि यदि x इतना है y इतना है तो x माइनस वाई 1 है। बोलो, यही असर्शन में कह रहा है यदि x और y इतना है तो x माइनस वाई 1 है। सही सही है। अब इसका रीजन पढ़ो, फॉर एनी वैल्यू थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रीजन ये दे रहा है। बताओ, फॉर एनी थीटा, बोलो सही है, क्योंकि इसी से हम लोगों ने निकाला, तो इसलिए इसका आंसर क्या करेक्ट होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें। अब हम लोग सेक्शन बी में पहुंच गए हैं। खुशी मनाओ, जो सी में है वो लोग खुशी मनाए, ए वाले पे मनाएंगे। वो बी में है, आज मर्जिंग ऑफ क्लास होगी। चलिए नाउ सेक्शन बी देखिए। बी सेक्शन का पहला सवाल देखिए। 2 chords of a circle intersect, ये सवाल दिया है, चेक करो। तो ठीक है, रख दो, उसी में ताला लगा दिया। ठीक है ताला है इसलिए प्लान कर लिया है, कोई घर ही नहीं जाएगा। चल यहाँ तक का सवाल देखो। 21st क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिखाया गया ये ऐसे मिला दिया एंड दिस इज ABCD और ये P है। ये मुझे बताओ कि अगर ये एंगल X है, सही है, और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो क्या x प्लस 1 180 होगा कि x प्लस 2 180 होगा? x+1 180 दोनों हो जाएगा। अच्छा, तो दैट इज x प्लस एंगल 1 180। ऐसा क्यों होगा?
कि सर वो लीनियर लेकिन x और 2 क्यों 180 होंगे? क्योंकि सर अपोजिट साइड्स ऑफ बॉडी अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्र के अंदर इसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। और इसके जो विपरीत कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। तो ये संपूरक कोण है, दैट इज अब x प्लस एंगल 2 को क्या लिखोगी? दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर दो चीज किसी एक ही के इक्वल हो तो क्या वे आपस में इक्वल होती हैं? तो नाउ x प्लस एंगल 2, ये बात तुम्हें समझ आई? कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, तो कंपेयरिंग करिए इनको। x से x कट गया तो 1 किसके इक्वल हो गया? 2। अच्छा, मुझे सिर्फ तुमको ये बताना है वंदना कि बताओ इन ट्रायंगल PAD एंड सिमिलर प्रूव करना चाहते हो तो दूसरा कौन सा ट्रायंगल लो? बहुत अच्छा, जैसा कि वंदना ने कहा कि PCB, यानी ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना चाहती है। खुद बोलिए PCB अपने आप में कितना इंप्रेसिव लग रहा है। जैसे इन्होंने PAD बोला, इन्होंने PC लिया, ये कितना चमत्कारी है अपने आप में, बहुत बड़ी बात है। ये सब समझ के चलनी है, आप समझो। डीसीबी लेंगे तो दिक्कत है क्या? वो हम बाद में देखेंगे। देखो बस PVC PCB तो ठीक है, करो अपनी मर्जी से करो, तुम्हारा तो बेसिक है, मजे करो। स्टैंडर्ड वाली चिंता करेंगे सही लिखे गलत, तुम तो हमेशा सही। देख लो ये क्या क्या ABC ये नहीं है? सर D अच्छा तो ये, और ये क्या है? C तो अब तुमसे वंदना फिर से पूछे, बताओ बताओ सही से। सर ट्रायंगल PAC ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAC, दूसरा क्या लोगे? PDB सही है। अब ट्रायंगल PDB, जरा बताओ कि P एंगल P दोनों तरफ इक्वल है क्या? क्योंकि कॉमन है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, ये कॉमन है। और दूसरा बोलिए, डबल ए की सिमिलरिटी लगाएंगे, वंदना बताइए दूसरा। दैट इज एंगल 1 भी लिख सकती हो या PAC भी लिख सकती हो। इट इज इक्वल टू एंगल PDB। सही है, प्रूव्ड है। प्रूव किया गया कि नहीं? तो प्रूव्ड अबव। अब क्या लगाओगी? बाय डबल ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल PAC तो दैट इज ट्रायंगल PAC is similar to triangle PDB। आगे का काम श्रेया करेंगी, श्रेया करवाओ। corresponding sides of similar triangle. तो बताइए। PA upon PB is BA upon PD. हाँ? PD it is equals to, प्रूव ये करना, मैं थोड़ी हेल्प भी तुम्हारी कर रहा हूँ। ये देखो PC upon PB, that is corresponding sides of similar triangle। कल भी मैथ्स ही होगी। और अब जिसके पास एक अच्छा पेपर हो वो हमें इसे भेज देगा, जिसने कुछ न लिखा हो, क्योंकि हम फिर प्रिंट करके देंगे ना संडे को, तो एक सही PDF भेज देना हमारे पास। चलो जिसके पास होगा एक व्हाइटनर लगा के भेज देना, ठीक करके हमें दिखेगा। वो तो मतलब उसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, सही PDF भेज दो, थोड़ा बहुत होगा तो हम ही लगा लेंगे। सर सेम पूरा पेपर ही आएगा? हैं? यही पेपर देंगे आपको, इसी की तैयारी कराएंगे, फिर और इसी तरह से सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर ही चलेगा। तुम्हारा एग्जाम है सर? साइंस का भी आप भेज दीजिएगा हमारे पास। साइंस सर अभी और संडे टेस्ट में और कुछ नहीं आएगा, यही है। संडे टेस्ट में क्या क्या आएगा? यही पेपर आएगा। वाला पेपर हाँ, 2 दिन इसकी तैयारी कराऊंगा मैं आपको। हमारे एग्जाम ये देखो क्या आया,
PA डॉट PB किसके इक्वल हुआ? PC डॉट PD। बोलो बात समझ में आ गई? थोड़ा सा बचा वो किसी दिन पूरा करा लेंगे, साइंस में जरा सा ओजोन लेयर बची। सर्कल इंग्लिश नहीं पढ़ाओगे? जैसे सेक्शन है कि 20 MCQ है, हमारे पास एग्जाम है। आंसर लिखेंगे तो चलेगा पेपर में, चलेगा। सिलेबस हो गया बस मैं अभी डायरेक्ट आंसर चलेगा। हाँ चलेगा, वैसे ही चलेगा, जैसे करते हो वैसे ही। रिपोर्ट्स 180 खत्म हो गई। ठीक है, सर ये पूरा करके दिखाओ। ऐसे हमारा आएगा आपको एग्जाम पढ़ना है। इसी तरह से तैयारी कराएंगे आपको 8-10 पेपर की, तो आप तैयार हो जाओ। ठीक है, इतना ही रखो आज के लिए। सर इंग्लिश कल ही पढ़ाओगे?